हमारे घर में एक अजीब सी गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि रिश्ता तय होने के बाद अब अली के घर में मीलाद का प्रोग्राम था और मुझे ख़ास तौर पर दावत दी गई थी। मैं अपनी अम्मी और बहनों के साथ वहां पहुंची तो घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की महक और दरूदो सलाम की आवाज़ें गूंज रही थीं, जिसने माहौल को पुरसकून बना दिया था। मैं अपनी सहेलियों और कज़नों के साथ एक तरफ बैठी हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था, जहां से अली ने मुझे इशारा किया था कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आऊं। वो घर के पिछले हिस्से में किचन के पास खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बड़ी एहतियात से नजरें बचा के वहां से निकली और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां अली मेरा मुंतजर था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने मेरा हाथ थाम के मुझे किचन के कोने में ले लिया, जहाँ रोशनी थोड़ी कम थी। उसने मुझे बड़े प्यार से देखा और धीरे से बोला, तुम्हें पता है तुम आज कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बहुत जल्द इस घर की बहू बनकर मेरे पास आओगी और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा है। उसकी बातों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी और मैं शर्म से झुक गई। मैंने उसे देखा और कहा, मुझे तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। आपके घर वाले और यहाँ का माहौल इतना अपनायत भरा है कि मुझे बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं हो रही। उससे मेरा हाथ दबा के कहा, बस तुम जल्दी से मेरी हो जाओ, फिर हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। हम अभी मजीद बातें कर ही रहे थे कि अचानक हमें दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैं फौरन वहां से हट गई और जल्दी से मेहमानों के हजूम में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद खाना लगाया गया। मेरी सास तो थी नहीं, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए सारा इंतज़ाम अली और उनके वालिद देख रहे थे। एक मुलाजमा जो घर के कामों में मदद कर रही थी वो बार बार इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने एक लड़का देखा जो बहुत ही सादा से कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। वो मुसलसल कामों में लगा हुआ था, कभी मेहमानों को पानी दे रहा था तो कभी बर्तन उठा के किचन में जा रहा था। उसे देख के मुझे लगा शायद ये भी घर का कोई मुलाजिम ही है जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। मिलाद का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ और हम वापसी पे वहाँ का खाना भी साथ लेके आए। घर का माहौल इतना सादा और पुरसकून था कि मुझे अली के घर से वापसी पे भी वही सुकून महसूस हो रहा था। मैंने अपनी अम्मी को भी बताया कि अली के रिश्तेदार कितने शरीफ और सादा लोग हैं और वहाँ के मुलाजमीन तक कितने अदब से पेश आते हैं। घर पहुँच के मैं अपने कमरे में आई तो थोड़ी ही देर बाद अली की कॉल आ गई। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने बातों बातों में उस लड़के के बारे में पूछा जो वहाँ काम कर रहा था, तो अली ने बड़ी लाताल्लुकी से जवाब दिया, हाँ वो हमारे घर का मुलाजिम है, समीर उसका नाम है। घर में काम बहुत ज़्यादा होता है तो हमने मुलाजमा के साथ उसे भी रख लिया। मुझे सुनकर थोड़ी हैरत तो हुई, लेकिन अली की आवाज़ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने भी मज़ीद बात नहीं की। लेकिन मेरे जहन में वो लड़का बार बार आ रहा था। वो जिस तरह भाग भाग के काम कर रहा था वो बिल्कुल भी किसी आम मुलाजिम जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी दर्द भरी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। क्या उसे घर वाले वाकई मुलाजिम ही समझते हैं, या फिर उसके पीछे कोई और कहानी है जो अभी तक छुपी हुई है। मैं इस बारे में सोचते सोचते कब सो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन उस रात मेरे ख्वाबों में भी वही उदास चेहरा बार बार नजर आता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है, और शायद आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने अभी अली से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि अभी शादी में वक्त था और मैं नहीं चाहती थी कि इन छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्तों में कोई तलखी पैदा हो। मैं अभी अपने ख्वाबों की दुनिया में थी और अली के साथ अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मगर वो लड़का समीर कहीं न कहीं मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गया, जिसे मैं अभी सुलझा नहीं सकती थी। लेकिन मुझे ये एहसास था कि ये लड़का इस घर की खामोश दास्तान का एक अहम हिस्सा है, जिसका मुझे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं था, और मेरी ज़िंदगी उससे कैसे जुड़ जाएगी ये वक्त ही बताएगा। अभी के लिए तो बस यही था कि मैं अली के ख्वाबों में खोई हुई थी और शादी का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाली थी। मैंने अपने फ़ोन को एक तरफ रखा और सुकून की नींद सो गई। लेकिन मेरा ज़हन अब भी उसी लड़के के बारे में सोच रहा था जो सबके सामने होते हुए भी कहीं गायब था, और उसकी खामोशी में कोई बड़ा राज छुपा हुआ था।
घर वापसी के बाद से ही एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में बसी हुई थी। मिलाद का वो सादा सा और पुरसकून माहौल मुझे बार बार याद आ रहा था। वो खाना जो हम साथ लाए थे, अगली सुबह उसे खाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस घर की हर चीज में कोई अलग ही जायका है। अम्मी और मेरी बहनें अली की तारीफ करते नहीं थक रही थीं और मैं खामोशी से सब सुन रही थी। मेरा ध्यान बार बार उस लड़के समीर की तरफ चला जाता था। रात के वक्त जब सब सो गए तो मैं अपने कमरे में अकेली थी और फोन पे अली से बात कर रही थी। अली की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो मेरे कानों में रस खोल रही थी। वो शादी के बाद के अपने ख्वाबों के बारे में बता रहा था और मैं बस उसकी बातें सुन के मुस्कुरा रही थी। वो कह रहा था, शादी के बाद हम बहुत एंजॉय करेंगे। उसकी ये बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मेरे जहन में समीर का ख्याल अभी भी अटका हुआ था। मैंने बातों बातों में अली से पूछ ही लिया, अली, वो लड़का समीर जो मिलाद के दिन काम कर रहा था, वो कितना मेहनत कश है ना। वो अकेला ही इतना सारा काम कर रहा था। क्या वो आपके घर में काफी अरसे से काम कर रहा है? अली ने जैसे ही समीर का नाम सुना तो उसकी आवाज में एक हल्की सी तब्दीली आई। वो थोड़ा सा तवक्कुफ करके बोला, हाँ, वो तो बचपन से हमारे साथ है। बहुत पुराना मुलाजिम है। उसे काम करने की आदत है, इसीलिए वो खुद ही सब संभाल लेता है। तुम्हें इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस ये बताओ कि तुमने अपनी शादी के जोड़े के लिए कौन-सा रंग सोचा है? अली ने बात का रुख बड़ी तेज़ी से मोड़ा, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो समीर के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता था। उसकी ये टाल-मटोल मुझे कुछ हज़म नहीं हुई। मैंने सोचा, आखिर एक मुलाज़िम के लिए वो इतना हसास क्यों है? या शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसके घर के मुलाज़िमों के बारे में ज़्यादा सोचूं। मैंने बात को वहीं छोड़ दिया और हम अपने मुस्तकबिल की बातें करने लगे। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई थी। मैं सोच रही थी कि अगर वो मुलाजिम है तो क्या उसे घर के अंदर स्टोर में सोना चाहिए? मुझे ये सब बातें अजीब लग रही थी। अगले दिन मैं अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई थी और अली के घर के बारे में सोच रही थी। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, वो लोग कितने नेक हैं जो एक गरीब लड़के को अपने घर में पनाह दिए हुए हैं और उसे काम पे रखा हुआ है। अम्मी ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, आजकल के दौर में कौन किसी को अपने घर में रखता है? यकीनन वो लोग अच्छे होंगे, तभी तो उसकी मदद कर रहे हैं। उनकी ये बात सुन के मुझे थोड़ी देर के लिए तो सुकून मिला, लेकिन मेरे दिल का एक कोना अभी भी गवाही नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ और उस लड़के के साथ वाकई अच्छा ही हो रहा होगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और मेरे जहन में समीर की वो उदास आंखें बार बार घूमती रहीं। मैंने अली से तो दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी खुशगवार बातों में समीर का जिक्र आए और हमारा ताल्लुक खराब हो। मैं खुद से ये बातें करती रहती थी और अपनी सोचों में खोई रहती थी कि आखिर समीर की असलियत क्या है और वो क्यों इस घर में गुलामों की तरह रह रहा है। कभी कभी मुझे लगता मैं उसके बारे में सोच के अपना ही वक्त ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे उसकी वो मेहनत याद आ जाती, जिस तरह वो हर किसी के इशारे पे भाग भाग के काम कर रहा था, जैसे उसे किसी डर ने जकड़ रखा हो। मैंने अपनी एक डायरी निकाली और उसमें वो तमाम बातें लिखना शुरू कर दी जो मुझे अली के घर देख के महसूस हुई थी। फिर मैंने अपनी डायरी बंद कर दी और खिड़की के पास जाके बाहर देखने लगी, जहाँ आसमान पे तारे चमक रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तारे मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान खामोश थी, बिल्कुल समीर की तरह। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, जो कुछ भी है, वक्त आने पे सब सामने आ जाएगा। अभी तो बस इंतजार है उस दिन का जब मैं अली की हो जाऊंगी और उसके घर में कदम रखूंगी। तब शायद मुझे वो सब कुछ पता चल जाए जो अभी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पे अली की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी। और फिर मैं सुकून से बिस्तर पे लेट गई और सोचने लगी कि जिंदगी कितनी अजीब है। जिसके बारे में हम सोचते हैं वही हमारे सामने आ जाता है। और शायद यही जिंदगी है, जिसमें हर मोड़ पे कोई ना कोई राज छुपा होता है और मुझे अब उस राज को जानने का तजस्सुस होने लगा था। कुछ दिन बड़ी तेजी से गुजर गए, मगर मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हल्का सा बुखार और शदीद सर दर्द ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। घर वाले बहुत फिक्रमंद थे। अम्मी ने मुझे ढेरों टोटके बताए, बहनें हर वक्त मेरी देखभाल में लगी रहती थीं। ऐसे में अली का फ़ोन आता तो मैं उसे अपनी कमज़ोरी के बारे में बताती तो बहुत परेशान हो जाता। वो कहता, मैं खुद आके तुम्हें देखना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानेंगी। इसी कश्मकश में एक हफ्ता गुजर गया। जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैं कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अली आया है तुम्हें देखने। मैं एकदम हड़बड़ा के उठी और जल्दी से अपना हुलिया ठीक करने लगी।
जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अली सोफे पर बैठा था और उसके साथ ही वो लड़का समीर खड़ा था, जिसके हाथों में कुछ भारी थैले और फलों की टोकरियां थीं। समीर को देखते ही मेरा दिल एकदम से बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे और वो गर्दन झुकाए अली के इशारों का मुंतजिर था। अली मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और बड़ी मोहब्बत से मेरा हाल अहवाल पूछने लगा, लेकिन जैसे ही समीर से कोई गलती हुई वो फौरन गुस्से में आ गया। तुमने ये टोकरी यहाँ क्यों रखी है? इसे किचन में लेके जाओ और वहां सलीके से चीजें तरतीब दो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जल्दी करो। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अली का ये रवैया देख के मैं अंदर तक हिल गई। समीर कुछ न बोला, बस सर झुका के वहां से निकल गया। उसकी खामोशी और अली का ये सख्त लहजा मेरे दिल को काट रहा था। अली ने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम से बदल गया और वो मुस्कुरा के बोला, ये नौकर भी ना बिल्कुल अकल नहीं रखते, उन्हें बार बार बताना पड़ता है। खैर, तुम अपनी तबीयत बताओ, अब कैसी हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मगर आपका ये अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, इतनी छोटी बात पे इतना गुस्सा क्यों? अली ने मेरी बात टाल दी और बोला, तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी शादी की तारीख तय हो जाए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें अंगूठी थी और बोला, ये लो, एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। शादी की तारीख बस कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाएगी। मैं शर्म से सुर्ख हो गई और समीर वाली बात कहीं पीछे रह गई। कुछ दिन बाद जब मेरी तबीयत मुकम्मल बहाल हो गई तो अली अपने वालिद यानी मेरे होने वाले ससुर के साथ हमारे घर आए। इस बार वो सब बहुत खुश थे और शादी की तारीख पक्की करने आए थे। घर में एक अलग ही रौनक थी। मेरे ससुर ने मुझे बहुत प्यार किया और मेरे लिए ढेरों दुआएं की। उस दिन अली किचन में मेरे पीछे आ गया जब मैं चाय बना रही थी और बातों बातों में उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो बड़े प्यार से बोला, अब तो तुम जल्द ही मेरी होने वाली हो, मैं तुम्हें अब ज्यादा दूर नहीं देख सकता। मैं मुस्कुरा के वहां से भाग गई और वो हंसता रहा। फिर कुछ ही दिनों में हम सब मिल के शादी की खरीदारी के लिए बाहर गए। बाजार में भी अली का रवैया बड़ा अच्छा था। वो मुझे हर चीज में अपनी पसंद बताता रहा और हम दोनों हंसते मुस्कुराते शॉपिंग करते रहे। मैंने उस दिन महसूस किया कि अली मुझे कितना चाहता है और मैं भी उसके साथ कितनी खुश हूँ। उस दिन मुझे समीर का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि शादी की खुशियों ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और मैं सिर्फ अली के बारे में सोच रही थी। मैंने खुद को समझा लिया कि ये सब जिंदगी के हिस्से हैं और मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी मुलाजिम के बारे में। मैं तो बस अपनी दुनिया में मगन थी और शादी का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरे लिए खूबसूरत ख्वाब बन चुका था। और अब मैं बस उस दिन के ख्वाब देख रही थी जब मैं अली की दुल्हन बन के जाऊंगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शादी की तारीख पक्की होने के बाद हमारे घर का माहौल एक अलग ही रंग में रंग गया था। अब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया और हम दोनों के दरमियान वो झिझक भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी जो शुरू में थी। शादी की खरीदारी के लिए हमें अक्सर बाहर निकलना पड़ता और यही वो लम्हे थे जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादें बनाना चाहती थी। एक दिन हम सब खरीदारी के लिए बड़े बाजार गए हुए थे। बाजार में बहुत ज़्यादा हजूम था। अली का हाथ मेरे हाथ में था और वो मुझे भीड़ से बचा के ऐसे चल रहा था जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज़ हूँ। हम एक ज्वेलरी शॉप पे रुके जहाँ वो मेरे लिए ज्वेलरी पसंद कर रहा था। उसे खूबसूरत सी पाजेब उठाई और खुद ही मेरे पाँव के पास झुक कर मुझे पहनाने लगा। मैंने घबरा के इधर उधर देखा तो उसने मुस्कुरा के कहा, कोई नहीं देख रहा, तो मेरी होने वाली बीवी है और मुझे हक है तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने का। उसके इन अल्फाज ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। बाजार से वापसी पे हम दोनों घर के पास पहुंचे तो घर के सब लोग अंदर हॉल में मसरूफ थे। अली ने मुझे इशारा किया कि हम छत पे चलते हैं, वहां कोई नहीं। मैंने हिचकिचाते हुए उसका पीछा किया। हम छत पे गए तो रात का वक्त था और आसमान पे सितारे चमक रहे थे। छत पे हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अली ने मेरे करीब आके मेरे कंधों पे हाथ रखा और बोला, तुम्हें पता है मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं तुम्हें पाने के लिए। मैं तुम्हारी आंखों में देख के ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखा और बस हल्का सा सर हिला लिया। उसने मुझे अपने करीब कर लिया और हम काफी देर तक खामोशी से वहां खड़े एक दूसरे से बातें करते रहे। वो लम्हा बहुत सुकून वाला था, लेकिन फिर अचानक मेरा ध्यान नीचे सहन की तरफ गया। मुझे दूर से समीर दिखाई दिया। वो एक बड़ा सा कॉटन उठाए हमारे घर के अंदर आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी सी थकन और झुकाव था। मैंने अली से पूछा, अली, आपको नहीं लगता कि समीर को थोड़ा आराम करना चाहिए? वो सारा दिन काम करता रहता है।
علی نے جیسے ہی سمیر کا نام سنا اس کے چہرے کی رونق جیسے غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدہ ہو کے بولا، تم پھر اس کی بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں مت سوچو، وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، اس کے کام کرنے سے ہی گھر کا نظام چلتا ہے۔ تم اپنی توجہ صرف شادی پہ رکھو۔ میں نے محسوس کیا کہ علی سمیر کے نام سے چڑھتا ہے۔ یہ بات مجھے کھٹکی ضرور، مگر اس وقت میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن جب علی پھر سے ہمارے گھر آیا تو میری امی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میں بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ علی کچن کے دروازے پہ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی امی کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئیں، علی تیزی سے کچن میں آیا اور پیچھے سے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چونک گئی۔ علی کوئی آ جائے گا، چھوڑے مجھے، مگر وہ ہنسا اور بولا، آنے دو، مجھے پرواہ نہیں۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی چائے کتنی اچھی بناتی ہے۔ اس نے مجھے کچن کے کونے میں گھیر لیا اور ہم وہاں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ وہ کتنا جذباتی ہو رہا تھا، اس کے انداز میں ایک دیوانگی تھی۔ میں اسے دیکھ کے سوچ رہی تھی، کیا واقعی میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے علی جیسا جیون ساتھی ملا ہے؟ اچانک امی کے قدموں کی آہٹ آئی تو ہم دونوں الگ الگ ہو گئے اور میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ امی نے آ کے پوچھا، علی کیا تم چائے پیو گے یا کچھ اور بنا دوں؟ وہ بولا، جی آنٹی، چائے پی لوں گا، اور پھر ہم سب مل کے بیٹھ کے چائے پینے لگے۔ اس شام علی نے مجھے ڈھیروں باتیں سنائیں اور ہم نے شادی کے بعد کی منصوبہ بندی کی، مگر میرے دل کے ایک کونے میں سمیر کا وہ اداس چہرہ اب بھی چھپا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ اب میں سمیر کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ شادی میں اب بھی کچھ ہی دن باقی تھے اور یہ وقت میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ مجھے علی کی خوشیوں کا خیال رکھنا تھا اور اس کے لیے مجھے ہر وہ کام کرنا تھا جس سے اسے خوشی ملے۔ میں اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور سمیر کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ سمیر جو ابھی دور نظر آ رہا تھا بہت جلد میری زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی جو میرے دل میں سمیر کے لیے پیدا ہو رہی ہے، یہ مجھے کہاں لے کے جائے گی اور شادی کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ میں تو بس علی کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسی ڈوبتی ہوئی محبت میں اپنی آنے والی زندگی کی تصویریں بنا رہی تھی۔ شادی کا دن آخر آ ہی گیا، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میرے گھر میں مہندی کی رسم کا ماحول تھا۔ ہر طرف پیلے اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ تھی اور ڈھولک کی تھاپ پر سہیلیوں کے گانے میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آج علی کی ہو جاؤں گی، کیونکہ آج ہی ہمارا نکاح ہونا تھا۔ اسی دوران علی کے گھر سے کچھ لوگ مہندی لے کے آئے تھے۔ میں نے دور سے سمیر کو بھی دیکھا، وہ بہت ہی سادہ سے کپڑوں میں کونے میں کھڑا تھا اور لوگوں کو مہندی کے ڈبے بانٹنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں اور وہ اس ہنگامے میں بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کے پھر سے وہی پرانی بے چینی محسوس ہوئی جو اکثر اس کے نام سے ہی میرے اندر پیدا ہو جاتی تھی، مگر اس وقت میری توجہ اپنی شادی اور علی کی محبت میں تھی، اسی لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ ہم نے شادی کا فنکشن ایک بڑے سے ہال میں رکھا تھا۔ ہال کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا راج تھا۔ بارات وقت پہ پہنچ گئی اور علی کی نظریں صرف مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ یہ سن کے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تقریب کے دوران ہال میں بہت رش تھا۔ ہر طرف مبارکبادیں دی جا رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی تھی کہ اچانک میری نظر ایک طرف گئی جہاں میرے سسر کھڑے مہمانوں سے بات کر رہے تھے۔ سمیر ان کے بالکل قریب کھڑا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو مجھے اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ اس کی اس بات پہ میرے اندر جیسے بجلی سی کوند گئی۔ میں ساکت رہ گئی۔ سمیر کے منہ سے اپنے سسر کے لیے بابا کا لفظ سننا میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے علی کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا اور ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ سمیر نے ابھی کیا کہا ہے۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان امڈ آیا کہ ایک ملازم اپنے مالک کو بابا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے جو سب سے چھپایا جا رہا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر وہ انہیں بابا کیوں پکار رہا ہے؟ میری طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سمیر کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد کا سارا فنکشن مجھے ایک دھند کی طرح یاد ہے۔ بس مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب میں کمرے میں اکیلی ہوں گی اور علی سے اس بارے میں بات کروں گی۔ رخصتی کا وقت بہت جذباتی تھا۔ میری امی اور بہنیں رو رہی تھیں اور میں بھی خود کو روک نہ سکی۔ جب میں علی کے گھر پہنچی تو وہ رواجوں اور رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخر کار رات کے وقت میں اپنے کمرے میں علی کے ساتھ اکیلی تھی۔
कमरे को फूलों से सजाया गया था। अली मेरे करीब आया और प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन मेरा ज़हन अभी भी समीर के उस जुमले में अटका हुआ था। मैंने अली से पूछ ही लिया, अली मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने आज हॉल में समीर को बाबा कहते हुए सुना था। वो आपके वालिद को बाबा क्यों कहता है? अली का चेहरा एक लम्हे के लिए पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसे गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने गलत सुना होगा। समीर बहुत छोटा सा था जब उसे हमारे घर लाया गया। उसके माँ बाप नहीं, इसीलिए वो बाबा को बाबा पुकारता है। कोई बड़ी बात नहीं, तुम इन बातों को छोड़ो और मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने अली की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पे अड़ा हुआ था। मैंने इस बात को वक्ती तौर पे मान लिया, मगर मुझे अंदर से लग रहा था कि अली मुझसे कुछ छुपा रहा है। वो मामला इतना सादा नहीं था जितना अली बता रहा था। शादी की पहली रात गुजर गई, मगर वो एक सवाल मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, और मैं जानती थी कि ये सच्चाई जल्द ही मेरे सामने आएगी, चाहे अली जितना भी छुपाने की कोशिश कर ले। शादी की पहली रात गुजर चुकी थी और अगली सुबह एक नई जिंदगी का आगाज हुआ था। घर में हर तरफ खुशी का समा था, और अली के घर में तो उनके बाबा के सिवा और कोई घर का फर्द नहीं था। सुबह सवेरे उठी तो नाश्ते का एहतमाम मुलाजमा ने कर रखा था। वो ट्रे कमरे में ला के रख गई और फिर अली नाश्ता करने के लिए बाहर चले गए। मैं कमरे में अकेली थी और घर का माहौल बहुत खामोश था। मैंने देखा समीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि वो तो हर वक्त कामों में उलझा रहता था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। मैं अली की मोहब्बत और ससुर की शफ़क़त में ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, लेकिन वो एक बात जो मैंने हॉल में सुनी थी, वो मेरे ज़हन से किसी सूरत नहीं निकल रही थी। एक दिन अली काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और घर में मैं अकेली थी। अचानक दोपहर के वक़्त हॉल से मुझे ऊँची-ऊँची आवाज़ें आने लगीं। वो इतनी तेज़ थीं कि मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा मेरे ससुर गुस्से से लाल-पीले हो रहे थे और समीर उनके सामने सर झुकाए खड़ा था। वो धाड़ रहे थे कि तुम जैसी घटिया औलाद खुदा किसी को न दे। तुम तो मेरे गले का अज़ाब बन गए हो। इससे बेहतर था तुम पैदा ही ना होते। तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी है। मैं दीवार के पीछे छुपी ये सब सुन रही थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ससुर की ज़ुबान से निकले ये अल्फाज मेरे कानों में सीसा बन के पिघल रहे थे। वो उसे मुलाजिम नहीं बल्कि अपनी औलाद कह रहे थे, और वो भी घटिया औलाद के अल्फाज के साथ। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मेरी सोच दुरुस्त थी और ये घर वाले मुझसे बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। समीर की आंखों में आंसू थे, मगर वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक मुजरिम की तरह खड़ा बाप की गालियां सह रहा था। मैं वहां से चुपके से वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठ के कांपने लगी। अब मुझे शक नहीं रहा था, बल्कि यकीन हो चुका था कि समीर कोई आम मुलाजिम नहीं, बल्कि इस घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब शाम को अली वापस आए तो मैंने उन्हें देखते ही साफ कह दिया, अली, मुझे अब सच जानना है। मैंने अंकल की आवाज़ सुनी और अब मैं मज़ीद झूठ नहीं सुन सकती। या तो आप मुझे सब कुछ बताएँगे या फिर मैं खुद जाके अंकल से पूछूँगी। अली मुझे देख के सर पकड़ के बैठ गए। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद खामोशी छाई रही। फिर अली ने एक लंबी आह भरी और मेरी तरफ देख के बोले, तुम भी किसी चीज़ का पीछा नहीं छोड़ती। खैर, तुमने सुन ही लिया है तो अब छुपाने का क्या फ़ायदा। हाँ, वो मेरा भाई है, मगर एक ऐसा रिश्ता जिस पे हमें शर्म आती है। बाबा से जवानी में एक भूल हो गई थी। एक औरत थी जिसने उसकी पैदाइश के बाद अपनी जान दे दी और फिर हमें उसका बोझ उठाना पड़ा, मगर वो मेरी नज़रों में हमेशा गंदा खून ही रहा है। अली की ये बातें सुन के मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, बल्कि मुझे उस लड़के पर बेइंतहा तरस आने लगा। वो अपने ही घर में हो के भी नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था और उसे अपना मानने के बजाय सिर्फ कसूरवार ठहराया जा रहा था। मैंने महसूस किया कि अली का दिल कितना पत्थर है कि वो अपने खून के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। उस दिन के बाद से मेरी हमदर्दी समीर के लिए और ज़्यादा बढ़ गई और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं उस मजलूम की मदद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस घर में किसी से भी लड़ना पड़े। अली की बातों ने मेरे दिल में समीर के लिए हमदर्दी का एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया था जिसे रोकना अब मेरे बस में नहीं था। मैं ये सोच के लरज़ जाती थी कि जिसका कसूर सिर्फ उसका वजूद है, उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वो अपने ही घर में गैरों जैसा सलूक सह रहा है। मैंने सबसे पहले तो उस मुलाजिमा को घर से फारिग करवा दिया जिसके हाथ का खाना मुझे ज़रा पसंद नहीं था और मुझे खुद काम करने की आदत थी। अली ने इस पे कुछ एतराज़ किया, मगर मैंने अपनी बात मनवा ली। अब घर के कामों की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं समीर की देखभाल भी करने लगी। एक शाम जब अली दफ्तर में थे और अंकल अपने कमरे में, मैंने एक प्लेट में अच्छा खाना सजाया और स्टोर की तरफ चल पड़ी। वो स्टोर घर के सबसे आखिरी कोने में था जहाँ हब्स और घुटन का बसेरा रहता था। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो वो एक पुरानी चारपाई पे लेटा हुआ था। मुझे देख के वो हड़बड़ा के उठ बैठा और नज़रें झुका ली।
मैंने खाना उसके सामने रखा और नरमी से कहा, समीर ये खाना खाओ, मैं जानती हूँ कि तुम दिन भर कितनी मेहनत करते हो। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में बोला, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अगर बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मैंने मुस्कुरा के उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम फ़िक्र ना करो, मैं सब सँभाल लूँगी। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। इसके बाद से ये मेरा मामूल बन गया। मैं कभी उसे ठंडा पानी ला के देती तो कभी चुपके से कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देती कि वो अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सके। लेकिन हर बार वो पैसे लेने से इनकार कर देता और कहता कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अली भाई को पता चला तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। मगर मैं उसे ज़बरदस्ती पैसे थमा देती थी। आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरे साथ घुलने-मिलने लगा था। वो मेरे साथ किचन में काम करवाता था और कभी-कभी ऐसी बातें करता जो मेरे दिल में अजीब-सी कसक पैदा कर देती। वो कहता, इस घर में सिवाय आपके किसी ने मुझे इंसान नहीं समझा। मैं तो मर जाता अगर आप ना आती। उसकी आँखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो मुझे उलझन में डाल देता। कभी-कभी वो काम के दौरान मेरे इतने करीब आ जाता कि मुझे उसकी साँसों की हरारत महसूस होती और मैं शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती। मैं ये समझ रही थी कि वो मुझसे अपनी महरूमियों का ज़िक्र कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो हमदर्दी के लिबादे में मुझ पे अपनी गंदी निगाहें गाड़ रहा था और मैं इतनी सादा थी कि उसे महज़ मज़लूम लड़का समझ के मदद करती रही। मैंने देखा वो अक्सर मेरी हरकत और सकनात पे नज़र रखता था। जब मैं घर में अकेली होती तो वो किसी न किसी बहाने मेरे पास आता, कभी पानी माँगने के बहाने तो कभी कोई और काम पूछने के लिए। मुझे तब उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं तो बस उस नेकी के काम में खोई हुई थी और मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा नेक काम कर रही हूँ। अली भी इस बात से बेखबर था कि जिस समीर को वो मुलाजिम समझ के हकीर जानता है, वही समीर अब मेरी हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर मेरे करीब आने की नापाक कोशिश कर रहा था। मैं अभी भी इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि समीर को सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। हालांकि वो मेरे वजूद में अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था और मैं अनजाने में उसके लिए एक रास्ता हमवार कर रही थी। मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीक और खौफनाक दिन साबित होने वाला था, जिसका मुझे दूर दूर तक कोई गुमान भी नहीं था। अली को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वो सुबह सवेरे ही रवाना हो गए और जाते वक्त उन्होंने मुझसे बार बार वादा लिया कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। उनके जाने के बाद से घर का माहौल बहुत बोझल सा महसूस हो रहा था। सुबह का वक्त तो गुजर गया मगर दोपहर ढलते ही अजीब सी वीरानी छाने लगी। मेरे ससुर भी मगरिब के वक्त अपने किसी पुराने दोस्त की अयादत के लिए घर से बाहर निकल गए थे और घर में सिर्फ मैं और समीर रह गए थे। मुलाजमा को तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, लेकिन अब घर का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना अली को फ़ोन करके अपनी बेचैनी का इजहार करूं। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और अली के साथ फ़ोन पे बात करने लगी। हमारी गुफ्तगू काफ़ी तवील रही। मैंने उनसे कहा, आपके बगैर घर कितना खाली और उदास लग रहा है। आप कब तक वापस आएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली ही रह गई हूँ। अली ने हंसते हुए कहा, बस एक दिन की तो बात है, कल तक मैं वापस आ जाऊंगा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने दिल ही दिल में कहा, शायद मुझे किसी नामालूम खतरे का एहसास हो रहा है, मगर मैंने उससे बताया नहीं ताकि वो मज़ीद परेशान ना हो। अली से बात करने के बाद भी मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो किचन में चल के कुछ काम कर लेती हूँ, शायद काम में मसरूफ़ होकर मेरा यह खौफ दूर हो जाए। जब मैं किचन में गई तो वहाँ समीर पहले से मौजूद था। वो बर्तन साफ कर रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार अपने सर को पकड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है समीर, तुम ठीक तो हो ना? वो मेरी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसे दबी आवाज में कहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सारा दिन काम करके थक गया हूँ। मैंने तरस खाते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ और अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला देती हूँ। वो वहां से उठ के अपने स्टोर वाले कमरे में चला गया। मैंने सोचा चलो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना के ले जाती हूँ ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। मैंने किचन में देर तक काम किया, उसके लिए एक अलग प्लेट तैयार की। जब मैं खाना लेके स्टोर के दरवाजे पे पहुंची तो देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दस्तक दी और अंदर चली गई। समीर अपने बिस्तर पे लेटा था। मैंने खाना एक छोटी सी मेज़ पे रखा और वहां से जाने लगी तो वो अचानक उठ बैठा और कहने लगा, आप भी थोड़ी देर यहीं बैठ जाएं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा चलो शायद इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना होगा। मैं कुर्सी खींच के बैठ गई और अपना मोबाइल निकाल के अली को मैसेज करने लगी ताकि अपना वक्त गुजार सकूं। मैंने अली को लिखा, अंकल भी घर पे नहीं और मैं समीर को खाना दे के उसके कमरे में बैठी हूँ, आप जल्दी वापस आ जाएं। मैं ये सब रैंडमली लिख रही थी।
مجھے کیا معلوم تھا کہ علی تو مجھے سرپرائز دینے کے لیے راستے میں ہی ہیں اور بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ سمیر اس دوران الماری کی طرف گیا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں اپنے موبائل میں مگن تھی۔ مجھے اس کے اٹھنے اور الماری کے پاس جانے کا کوئی خاص خیال نہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو سلمیر الماری سے ہٹ کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی اسے زور سے دروازہ بند کیا اور اس کی کنڈی چڑھائی تو میری روح تک کام گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، سمیر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ میری طرف مڑا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں صرف ہوس اور درندگی تھی۔ وہ میری طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ میں نے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ بہت تیزی سے میرے قریب آ گیا اور مجھے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی اور چلانے لگی، سمیر تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ مگر وہ کسی جنون میں مبتلا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ہمیشہ سے ہی آپ کو دیکھتا رہا ہوں، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں۔ میں نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی اور ہم دونوں کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ اس وقت میرے دل میں جو خوف تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا آج میری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سمیر چھوڑو مجھے، میری مدد کرو، کوئی مجھے بچاؤ۔ میں نے جتنی طاقت تھی سب لگا دی مگر وہ اپنی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت کمرے کے باہر سے دستک ہوئی اور ساتھ ہی علی کی گرجدار آواز آئی، دروازہ کھولو سمیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے علی کی آواز سنی تو میری ہمت بند گئی اور میں نے زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ علی کی آوازوں سے وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ لیے اور کمرے کا دروازہ زور سے کھول دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی علی کی نظریں کمرے کے اندر موجود منظر پہ جم گئیں۔ میں فرش پہ گری ہوئی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری آنکھوں سے خوف اور ذلت کے آنسوؤں کا سیلاب روا تھا۔ علی کو دیکھ کے میرے حلق سے ایک درد بھری چیخ نکلی جسے سن کے علی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مگر اس سے پہلے علی آگے بڑھتا، سمیر نے ایک ڈرامائی انداز میں خود کو پیچھے کیا اور اپنی قمیض کے بٹن توڑ کے علی کے قدموں میں گر گیا۔ وہ چیخ چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، بھائی آپ نے بالکل صحیح وقت پہ دیکھ لیا ورنہ یہ عورت آج میری زندگی برباد کر دیتی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ آ گئے۔ یہ تو خود میرے کمرے میں آ کے مجھے ورغلا رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ رات گزاروں۔ سمیر کا یہ گھناؤنا الزام سن کے میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بولوں۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ مجھے لگا شاید آج میری زندگی کا خاتمہ یہیں ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی پہ ایسے گھناؤنے الزام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ مٹھی کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ مجھے لگا آج علی مجھے دھتکار دے گا اور یہ سمیر کی جیت ہو جائے گی، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے میری پوری کائنات بدل دی۔ علی نے ایک لمحے کے لیے میری بکھری ہوئی حالت کو دیکھا اور پھر اچانک سمیر کو بالوں سے پکڑ کر دیوار پہ دے مارا۔ اسے چیخ کے کہا، اپنی زبان بند کرو، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیوی کو نہیں جانتا؟ تمہاری ان گندی حرکتوں کے بارے میں مجھے پہلے ہی شک تھا، تم نے میری شرافت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ علی نے سمیر کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، تم صرف میری بیوی پہ نہیں بلکہ میری عزت پہ بھی داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ علی کی یہ حمایت میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھی۔ میں رونے لگی مگر اب یہ خوشی کے آنسو تھے کہ علی کو مجھ پہ مکمل یقین تھا۔ اتنے میں میرے سسر بھی گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب علی کو سمیر پہ برس پڑتا دیکھا تو وہ بھاگ کے اندر آئے۔ سارا معاملہ ان کے سامنے تھا۔ جب علی نے بتایا کہ یہ گھٹیا انسان کس حد تک گر چکا تھا تو میرے سسر کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ اسی لمحے میرے سسر نے کہا کہ آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ سمیر کی تمام چالاکیاں اور سازشیں اس کے اپنے ہی پیروں تلے دفن ہو گئیں۔ علی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے اس انسان کو اتنی دیر تک گھر میں رہنے دیا۔ میں نے ان سے کہا، علی اب میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جہاں ہر دیوار مجھے ذلت کی یاد دلائے گی۔ علی نے فوراً میرا فیصلہ مان لیا اور ہم نے اگلے دن اپنا سامان باندھا اور انکل سے اجازت لے کے اس گھر سے نکل گئے۔ ہم نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک نیا اور چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا جہاں صرف ہماری خوشیاں تھیں۔ میں نے علی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا اور سوچا، سچائی کا راستہ کتنا کٹھن ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ سکون ہی دیتا ہے۔ سمیر کی سازش اس کے اپنے غرور کو لے ڈوبی اور میں اس سبق کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ اولاد کی غلط تربیت اور برے خون کی پرورش کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔
अब हमारी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो रही थी, जहाँ न किसी की नाजायज़ औलाद का बोझ था और ना ही कोई घटिया साजिश। हम आज़ाद थे और हमारी मोहब्बत मुकम्मल थी। मैंने अली को देखा और मुस्कुरा दी। मेरी ज़िंदगी की ये कहानी एक दर्दनाक मोड़ से शुरू हुई थी, मगर उसका इख्तिताम मेरी मोहब्बत और अली के यकीन की जीत पे हुआ। और अब मैं सिर्फ़ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी, जो मेरे और अली के लिए बहुत रोशन और खूबसूरत होने वाला था। कभी-कभी मैं सोचती थी कि अगर उस दिन अली समीर की बात मान लेते और मेरी बात ना मानते, तो मेरा क्या होता? अब मुझे अंदाज़ा होता था कि अली कितने अच्छे हैं। बेशक वो कभी मुझ पे गुस्सा करते थे, लेकिन कभी-कभी मर्द के गुस्से में ही औरत की भलाई होती है। और कभी जब मैं खुद को सच के कटहरे में खड़ा करती, तो मैं ये भी सोचती कि इस सब में सिर्फ गलती समीर की नहीं, बल्कि कहीं न कहीं गलती मेरे ससुर की भी है, जिसने समीर को हर चीज़ से महरूम रखा था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर उसके रिश्ते की बात तो दूर, कभी उससे प्यार से बात भी नहीं की थी। मुझे एहसास था इस चीज़ का कि अगर उन्होंने समीर की सही तरीके से तरबियत की होती, उसे अपना बेटा माना होता, अपनी गलती को ज़माने से छुपाने के बजाय उसे सबके सामने अपना खून माना होता, तो शायद आज वो ये सब ना कर गुज़रता। मगर आज तक मैंने इस सब का ज़िक्र अली से नहीं किया, क्योंकि अब भी मुझे लगता है कि वो समीर के नाम पे चिढ़ जाते हैं, और मैं किसी और के लिए अपना घर बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकती। और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उस इंसान का साथ दूँ जिसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी।